स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यैनसिन को देखते हैं, जो सोचती है मुझे प्रेसिडेंट जिन से मिलना ही होगा ताकि हमारे विलेज की लैंड को जो जबरदस्ती हथियार हैं और हम बात कर सकूं। बट इतने में सेक्रेटरी फैंग सिक्योरिटी गार्ड्स लेके आ जाती है, तो यैनसिन अपनी शान बचा के भाग रही होती है और कहती है मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, मुझे तो बस प्रेसिडेंट जिन से मिलना है। सेक्रेटरी फैंग कहती है तुम्हारे जैसे मामूली से विलेजर को प्रेसिडेंट जिन से मिलने का कोई हक नहीं है, पकड़ो से। यैनसिन तो स्टंट लगाती हुई बच जाती है और भागकर रूम में आ गई, जहाँ पे पहले से उसकी फ्रेंड मियाओ मियाओ थी, जो पूछती क्या प्रेसिडेंट जिन ने विलेज की लैंड को लो प्राइस में बाय करने के लिए मना कर दिया ना। यैनसिन कहती मैं प्रेसिडेंट जिन से तभी मिलती। वो सेक्रेटरी फैंग बीच में आ गई, तो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वो बाहर से बाथरोब पहन के जाने लगी थी, पर बाहर सेक्रेटरी फैंग होती है, तो कहती है सिर्फ प्रेसिडेंट जिन से मिलके मामले को सॉल्व किया जा सकता है। और सेक्रेटरी फैंग तो यहाँ की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देगी। इस सबको मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल मुझे डेट पे जाना है। हैरान थी कौन सी ब्लाइंड डेट, तो कहती है मुझे मेरे बचपन के फ्रेंड क्यू से मिलना है, इसे जाते से पटा लूंगी, पर मास्टर ने बोला है कि बाहर पावरफुल राइवल्स हैं, इसलिए मैं अपने मिरेकल डॉक्टर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती, तो फिलहाल क्यू से मुझे थोड़े टाइम के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। इधर हम अपने मेल लीड जिनक्यू को देखते हैं और यही प्रेसिडेंट जिन है। उस असिस्टेंट बोल रहा था कि ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए हमें मिरेकल डॉक्टर को ढूंढना होगा, और यही प्रेसिडेंट जिन है जो असिस्टेंट को बोल रहा था कि ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए मिरेकल डॉक्टर को ढूंढना होगा। कहता है मिरेकल डॉक्टर तो काफी टाइम के रिटायर हो गए, अभी उनकी डिसाइपल उनका क्लिनिक चला रही है, तो मिरेकल डॉक्टर को हम जल्दी जल्दी ढूंढ लेंगे। बॉस आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मैं ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ। और यैनसिन को लगता है मैं सिर्फ मामूली ऑफिस वर्कर हूँ, तो उसे मेरे प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी बता के डरा मत देना। सीन में मिस्टर जिनक्यू पियानो प्ले कर रहा था, वहाँ पर यैनसिन आती है, देखते हैरान थी कि ये कितना कूल है, और वो उसके लिए चेयर पीछे करता है तो बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा नर्वस और थोड़ा ब्लश कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेन्यू आ जाती है और कहती है यैनसिन तुम्हारे जैसे विलेजर को भी इतने बड़े कॉफी शॉप में घुसा लिया, वो तो हॉस्पिटल वालों से गलती हो गई थी, तो तुमने मेरी शेन फैमिली की बेटी की कई सालों से आइडेंटिटी चुरा के रखी, तो अच्छा होगा अपने विलेज वापस लौट जाओ। यैनसिन कहती मैंने कुछ नहीं किया, तो मिस्टर जिन कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी तो डॉगी भी नहीं चुराना चाहिए, इतनी शेमलेस हो तुम। तो शेन्यू को गुस्सा आता है मेरा बॉयफ्रेंड जिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वही जिन ग्रुप जो शहर की सबसे वेल्दी फैमिली में से एक है, और इतने में शेन्यू को बॉयफ्रेंड होंगा चाहता है, जिसे मिस्टर जिन को थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होता है। तो शेन्यू कहती है ये यैनसिन है, शेन फैमिली की फेक डॉटर, गाँव की गवार। तो बॉयफ्रेंड कहता है कितनी ब्यूटीफुल है, तो उस पर चिल्ला के पड़ती है और फिर कहती है क्या तुम्हारी औकात है, इतने हैंडसम लड़के को तुम अफोर्ड कर पाओगी। कहता है ये बस मेल मॉडल है, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तो जिनके गुस्से से खड़ा होने लगा था, पर फिर सोचता है मैं यैनसिन के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। यैनसिन भी यही सोच रही थी कि अभी मैं इन दोनों को सबक नहीं सिखा सकती, क्योंकि मिस्टर जिनक्यू को मैं बहुत खड़ूस लगूंगी। तो शेन्यू अपने बॉयफ्रेंड हॉन्ग को लेके चली जाती है। मिस्टर जिनक्यू कहता है यैनसिन हम कई टाइम से ऑनलाइन फ्रेंड हैं, क्यों ना हम। यैनसिन कहती है हाँ जल्दी शादी कर लेते हैं, हाँ मैं शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी बता सकता हूँ इसको। तो सर्टिफिकेट कब लेना है, वो कहती है आज। और दोनों बड़ा खुश होते हैं, और फिर वो दोनों मेरे सर्टिफिकेट के लिए फोटोज खिंचवाने आ जाते हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिया था। खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, कितना हॉट एंड हैंडसम है। मिस्टर जिनक्यू कहता है ऑलरेडी शादी हो गई है। तभी वहाँ पर उन दोनों के असिस्टेंट्स आ जाते हैं और एक साथ बोल रहे थे कि बॉस आप कहाँ थे, हमने आपको इतना ढूंढा। यैनसिन का असिस्टेंट बोलता है कि सब लोग आपकी मेडिसिन का वेट कर रहे हैं, और मिस्टर जिन का असिस्टेंट बोलता है कि सब लोग कंपनी में आपका वेट कर रहे हैं। वो दोनों हैरान, कहती है मैंने हॉस्पिटल पेशेंट्स में मनी डोनेट किए थे ना। मिस्टर जिन को कहता है मैंने भी क्लाइंट की कंपनी में हेल्प की थी। और दोनों अपने अपने असिस्टेंट को साइड में ले जाते हैं। कहती है आज मेरी शादी हुई है और मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। जिन कहता है आज मुझे अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, अपनी सैलरी प्यारी नहीं है, तुम्हें का बोनस नहीं चाहिए। जिन के इशारा करने पे उसका असिस्टेंट जोर से चिल्ला के बोलता है हाँ पेशेंट आपका थैंक यू करना चाहते हैं, आपने मनी डोनेट की थी ना। मिस्टर जिनको का असिस्टेंट भी जोर से चिल्ला के बोलता है ताकि वो लोग सुन लें, स्पेशली आपको क्लाइंट हैंडल करने को बोला है। मिस्टर जिनको असिस्टेंट कान में बोलता है एक सिंपल सा घर प्रिपेयर करना, ज्यादा बड़ा ना हो वरना मेरी वाइफ डर जाएगी। और दोनों उनको भगा के चैन की सांस लेते हैं। सब सोचते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे करके बता देंगे। मिस्टर जिनको कहता है अब जल्दी से घर चलते हैं। जिन कहती है वाओ ये जगह तो बहुत लग्जरियस है। क्यों तुम तो एक ऑफिस वर्कर हो ना, इतने रिच कैसे हो गए। मैंने ये घर रेंट पे लिया है, शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कहती तुम कितने अच्छे हो, यहाँ का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा ना। ये मेरे फ्रेंड का घर है, मैंने बहुत कम में ही दे दिया था। फिर वो डोर का पासवर्ड खोलने लगा था जो खुल नहीं रहा होता। वो जैसे सुबास लगाती है पीछे मुड़ता है और उन दोनों को ऑलमोस्ट किसी होने वाला था। देन मिस्टर जिनक्यू यैनसिन को पकड़ के अंदर लाता है। दीवार पे पुश कर लिया था तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। दोनों किसिंग कर रहे थे। मिस्टर जिनक्यू पूछता है क्या मैं कर सकता हूँ, वो हाँ कर देती है तो वो उसे गोद में उठा लेता है। देन वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो सो रही थी, तभी उसको मेमो का कॉल आता है जो बताती है कि जिन ग्रुप वालों ने अचानक से बहुत सारे लोग भेजे हैं, तुम्हारे विलेज को तोड़ने आए हैं। मॉम और विलेज के चीफ उन्हें रोक नहीं पा रहे, तो जल्दी आओ। जरूरी काम बोलकर वहाँ से भाग जाती है। इधर असिस्टेंट उसे कॉल कर कहता है प्रेसिडेंट ने सुना है जिस न्यूली लैंड को हमने अभी भी एक्वायर किया है, जिन मिरेकल डॉक्टर वहीं पे है। स्वैंग विलेज की न्यूली लैंड को हमने अभी भी एक्वायर किया है। फिर से वैंग विलेज और कहता है जल्दी मेरी कार रेडी करो। इधर हम वैंग विलेज में देखते हैं जहाँ पे विलेजर्स और चीफ खड़े थे। वैंग विलेज में देखते हैं फिर वैंग
बॉडीगार्ड्स लेके वहाँ पे पहुंच गई थी और कहती है, तुम गांव वालों ध्यान से मेरी बात सुन लो। जिन ग्रुप ने ऑलरेडी इस लैंड को खरीद लिया है, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाओ। चीफ कहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, पुश्तैनी जमीन है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। हॉन्ग विलेज चीफ को पकड़ के भड़का देता है और फिर क्या, सेक्रेटरी फैंग अपने बॉडीगार्ड्स को भेज देती है तो विलेजर्स भी खड़े होते हैं और उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। बट विलेजर्स मोस्टली ओल्ड लोग थे और बॉडीगार्ड्स के पास डंडे होते हैं, इसलिए वो लोग डर जाते हैं। उनको घेर लिया था उन्होंने। फैंग कहती है, तुमने किसी को प्रेसिडेंट जिन से मिलने के लिए भेजा था ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं आई? नहीं, वो पैसे लेके वहाँ से भाग गई हो, मजे कर रही हो। वहाँ पर येंसन आ जाती है, मेरे गाँव वालों को छोड़ दो। तो तुम भी इसी विलेज से हो? येंसन कहती है, सेक्रेटरी फैंग, प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट और विलेज चीफ के बीच में होने वाला था, इतना कम प्राइस तय नहीं हुआ था, तो हम अपने विलेज को तोड़वाने नहीं देंगे, वरना प्रेसिडेंट जिन को भेजो। सेक्रेटरी फैंग, तुम जैसे पूरे विलेजर्स की औकात नहीं है प्रेसिडेंट जिन से मिलने की, और जिन ग्रुप के एक्विजिशन काम मेरा है। येंसन कहती है, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। फैंग कहती है, हम कौन सा किसी से डरते हैं। बीच में बोलने लग जाता है तो येंसन कहती है, अगर प्रेसिडेंट जिन को पता चला तुम लोग उसकी इजाजत के बिना ये सब तोड़वा रहे हो, तब तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारे पास प्रमोशन पाने का अच्छा तरीका है, क्यों ना तुम प्रेसिडेंट जिन को एक बार कॉल करके यहाँ पे बुला लो। बट हॉन्ग उसके क्लोजो कहता है, मैं कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे साथ एक रात सोने का प्रॉमिस करना होगा। फिर मिस्टर जिनक्यो को बैड फीलिंग आ रही थी और असिस्टेंट से कहता है, स्पीड बढ़ाओ। हॉन्ग का हाथ हटा देती है तो सेक्रेटरी फैंग कहती है, इसकी बातों में मत आओ, हटा लो वरना सब मारे जाओगे। वो लेडी को मारने लग जाती है। येंसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सारे उसके बॉडीगार्ड्स को धो डालती है। हमें पता चलता है कि येंसन की फाइटिंग स्किल्स एकदम बेडास है। उसे लड़ते देख विलेजर्स में भी जोश आ जाता है। वो बॉडीगार्ड से लड़ने जाने वाले थे, सेक्रेटरी फैंग और हॉन्ग गुस्से से वहाँ पे 2 क्रेन्स को बुला लेती हैं। ये अब तुम क्या कर लोगी, और उन्हें विलेज का डिसमेंटल प्रोजेक्ट दिखाते हैं। येंसन कहती है, गलत है, तुम लोग प्रेसिडेंट जिन के पीछे ये सब कर रहे हो, फायर भी कर सकता है। सेक्रेटरी फैंग कहती है, प्रेसिडेंट को तो हम बाद में मना लेंगे, क्या पता हमें और ज्यादा बोनस मिल जाए, और वैसे भी मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, भला वो मेज पे विश्वास करेगा तुम पे? वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे ध्यान भी नहीं देता, उसके पास बहुत काम है। येंसन को घुटने टेकर माफी मांगने कहती है, पर येंसन साफ साफ मना कर देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली, जो करना है कर लो। तो सेक्रेटरी फैंग कहने पे दोनों क्रेन्स उसे पकड़ने वाली थी। वहाँ पर मिस्टर जिनक्यो आ जाता है। अभी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। अगर येंसन को अपनी बाहों में भर लेता है तो हो ना, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है, मैं और मेरा कजन यहाँ काम से आए थे, ये लड़ाई हो गई। तो कहती है, हमारी जमीनों को हथियाना चाहते हैं। असिस्टेंट जाके कहता है, सेक्रेटरी फैंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो येंसन पूछती है, तुम्हारे कजन की आइडेंटिटी क्या है? तो बताता है कि प्रेसिडेंट जिन का पर्सनल असिस्टेंट है। तो कहते हैं, अच्छा है, यही इस मधुमक्खी को सबक सिखाएगा। उनकी बातें सुन सेक्रेटरी फैंग को समझ आती है कि प्रेसिडेंट ने इसे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, और कहती है, मैं तो बस जिन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई थी। येंसन कहते हैं, झूठ बोल रही है। सेक्रेटरी फैंग कुछ बोलती, पर मिस्टर जिन के उस पर चिल्ला के पड़ता है, तुम्हें क्या प्रेसिडेंट जिन ने विलेजर्स को हट करने को कहा है? येंसन कहती है, अगर प्रेसिडेंट जिन ने कहा है तो इसका मतलब वो भी तुम्हारी तरह बेकार है। तो मिस्टर जिन को तो हंसी आ जाती है। जब सेक्रेटरी फैंग फंसने वाली थी तो वो सारा इल्जाम हॉन्ग के ऊपर लगा देती है और उसे कंपनी से फायर कर देती है। असिस्टेंट कहता है, तुमने विलेजर्स पे अटैक करने की कोशिश की, उनसे माफी मांगो। वो सॉरी बोलती है तो असिस्टेंट कहता है, तुम्हारी 3 मंथ की सैलरी कट हो जाएगी और विलेजर्स को कंपनसेट करना होगा, साथ में तुम्हें ऑर्डिनरी एम्प्लॉय में डिमोट किया जाता है। तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो येंसन असिस्टेंट का थैंक यू करती है, तुम नहीं होते पता नहीं हम क्या करते। वो कहता है, मैंने ये सब अपने कजन के लिए किया है। वो कहती है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मुझे प्रेसिडेंट जिन से मिलना है। मिस्टर जिन क्यों कहता है, तुम्हारा मैटर तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है ना, फिर क्या बात करनी है? वो सोचती है, वैंग विलेज के मैटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे बीच में ना लाऊं। और कहती, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट जिन बहुत रोमांटिक है, हैंडसम है, बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मुझे उसे देखने का मन है। बट मिस्टर जिन क्यों खुद से जेलस होने लग जाता है कि उसकी वाइफ किसी और के बारे में सोच रही है, और बहाना बना देता है, प्रेसिडेंट जिन गुस्सा भी कर सकते हैं। तो कहती है, क्या वो इतना क्रूअल है? और फिर उससे पूछती है, तुम तो किसी से मिलने आए थे ना? असिस्टेंट कहता है, जिससे मिलने आए थे वो ऑलरेडी यहाँ से मूव ऑन हो गई है। तो कहती है, चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जिन क्यों एक्सरसाइज कर रहा था। असिस्टेंट आके बताता है कि सेक्रेटरी फैंग को डिमोट कर दिया गया। वो पूछता है, मिरेकल डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता नहीं, क्योंकि किसी बाहर वाले को उनका रियल नेम नहीं पता, उन्होंने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है। फिर मिस्टर जिन उठ के जाने लगा था। असिस्टेंट पूछता, कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं येंसन उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आती है कि यहाँ पे तुम तुम्हारी फेवरेट डिजर्ट खा सकते हो। वो कहता है, पर मैंने सुना है ये रेस्टोरेंट प्राइवेट हो गया है, अब वो शेफ हर किसी के लिए वो डिजर्ट नहीं बनाते। तो वो कुछ सोचने लगी थी। इनफैक्ट वो उससे विनती कर रही थी कि प्लीज मेरे हस्बैंड को ये डिजर्ट बहुत पसंद है। वेटर मना कर देता है। ने वहाँ पर लड़की आकर कहती है, मिरेकल डॉक्टर आप यहाँ पर, आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी, बताइए आपको क्या खाना है? और वही रेस्टोरेंट की ओनर थी। तो कहती है, रेस्टोरेंट की ओनर को मैं बहुत क्यूट लगी, इसलिए हमें हाँ कर दिया। वो कहता है, मेरी वाइफ सिर्फ क्यूट ही नहीं, बहुत ब्यूटीफुल भी है। बट अंदर जाते हुए उन लोगों को शेन फैमिली वाले मिलते हैं। मिस्टर शेन चिल्लाकर पड़ते हैं, मुझे डैड मत बोलो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी को इतने साल हमसे दूर रहना पड़ा। मिस्टर शेन कहता, आपने बचपन में गलत बच्ची को उठाया था, बाद में येंसन को होमलेस की लाइफ जीनी पड़ी, तो गलती किसकी, आपकी है इसकी? ये तो उस टाइम बच्ची थी ना। शेन्यू कहती है, तुमने मेरी फियांसे के साथ क्या किया है? उसे जिन ग्रुप से निकलवा दिया।
येंसन कहती है मुझसे नहीं, प्रेसिडेंट जिन से जाके पूछो। डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि माफी मांगो, तुम्हारी वजह से हॉन्ग को कितना नुकसान हो गया। सारे शन फैमिली वाले मिलकर उसके खिलाफ हो गए थे। मिस्टर जिनक्यू उन्हें रोकता है तो कहती है ये बिना माँ बाप की एक ऑर्फन है, तो फिर तुम इसके साथ क्यों दे रहे हो। और येंसन के फोरहेड पे फिंगर पोक करती है तो येंसन को इस पर बहुत गुस्सा आ गया था, वो कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके थपड़ा बजा डालती है। बट मिस्टर जिनक्यू हैरान होने के बजाय येंसन का साथ देता है। तुम्हारे जैसे लोग पिटना ही डिजर्व करते हैं। और येंसन का हाथ पकड़ कहता है वाइफ तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो शैन्यू से कहता है तुम्हारा फेस है या वॉल कि तुम्हें पीटने से मेरी वाइफ का हैंड रेड हो गया। तो शैन्यू चिल्लाती वहाँ पे वेटर को बुला लेती है कि इन दोनों को बाहर निकालो, ये तो प्राइवेट रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, तो इन दोनों पुअर को कैसे घुसने दिया। तो वेटर उन दोनों को जाने को कहता है। येंसन कहती है मैंने यहाँ के बॉस से बात कर ली है। तो शैन्यू से कार्ड दिखाती है, यहाँ पे अंदर आने के लिए ये होना चाहिए, क्या तुम लोगों के पास है। येंसन सोचती है मैं यहाँ के बॉस से इन्विटेशन कार्ड लेना तो भूल ही गई। शेन फैमिली वाले कहने पे वेटर उसे टच करने वाला था, बट मिस्टर जिन को पीछे कर देता है और कहता है हमें फालतू में लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। येंसन को गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को बुली करने की कोशिश की, अभी से बस सिखाती हूँ। वो पीटने के लिए एकदम तैयारी थी, तभी उस रेस्टोरेंट की बॉस आ जाती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी मेंबर को यहाँ से भगाने की। तो शैन्यू से पूछती है तुम कौन हो। तो शैन्यू बताती है मेरा फियांसे हॉन्ग यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, उसने मुझे इन्विटेशन कार्ड दिया। तो बॉस देखने लग जाती है, इस पे उसका तो नाम लिखा नहीं है, मुझे लगता है उसने चुराया होगा या किसी से लिया होगा। आगे से इनवैलिड डर तोड़ के फेंक देती है और उसके कहने पे वेटर शन फैमिली वालों को बाहर फेंक आता है। फिर बॉस उन्हें स्पेशल डिजर्ट देने वाली थी, बट देखती वहां से गायब है। तो येंसन समझ जाती है कि शन फैमिली वालों का काम है और वो बहाना मार के बाहर आती है। इधर ये लोग उस डिजर्ट को चुरा लाए थे। जैसे येंसन वापस लेने आती है, खाने लग जाते हैं कि तुम्हारी जैसी पुअर लड़की इस लग्जरी डिजर्ट को खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। कि येंसन हंस रही थी तुम लोग बाद में बहुत पछताओगे। मिस्टर जिनक्यू असिस्टेंट कहता है शन फैमिली वालों से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। शन फैमिली वाले बड़ा खुश हो रहे थे कि उन्होंने सारे डिजर्ट खा ली, बट अचानक से उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट शन फैमिली वालों ने जो पहले डिश खाई थी उसके साथ ये वाली डिजर्ट खाने पे तबीयत खराब हो जाती है। येंसन आकर कहती है हस्बैंड तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो वो उसे घर ले आता है और दीवार पे पुश करके किस करने लगा था। तभी उनके रोमांटिक टाइम के बीच में असिस्टेंट का फोन आ जाता है। वो कहती है पहले फोन उठा लो। असिस्टेंट कहता बॉस मैं आपको और आपकी वाइफ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। वो कहता जरूरी काम हो वरना तुम गए काम से। तो सिस्टर बताता है कि रियल स्टेट के मिस्टर शाह ने आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। वो कहते हैं कि जरूरी काम है तो चले जाओ, मैं वेट कर लूंगी। उसे गेस करती है तो वो चला जाता है। तो वो म्यामा को कॉल कर पूछती है पता करो प्रेसिडेंट जिन कहाँ है। वो बताती है कि बार में है। तो येंसन को गुस्सा चाहता है, अच्छा तो वो मजे करता फिर रहा है, उसे जाके अभी देखती हूँ। मिस्टर जिनक्यू बार में जा रहा था, एक लड़के से बुलाती है बट वो उसे पूरा इग्नोर करता है क्योंकि वो तो मीटिंग के लिए आया हुआ था। तभी येंसन वहाँ पे आती है, वहाँ पे लोग आपस में चिपके हुए थे तो वो भी उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तो ये देख के हैरान थी कि उसके हस्बैंड के साथ एक आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट वो क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में मिस्टर जिनक्यू को वाइन सर्व कर रहा था जो गलती से उसकी पैंट पे गिर गई होती है, तो वो हाथ से साफ करने लग गया था। बट येंसन तो कुछ और ही समझ लेती है और भाग के अंदर आके उस क्लाइंट को अपने हस्बैंड से दूर करती है और उससे पूछती है तुमने तो बोला तुम कंपनी जा रहे हो। वो कहता है मुझे क्लाइंट झाओ जबरदस्ती ले आए यहाँ पे, अगर मैं ये प्रोजेक्ट साइन नहीं करता कंपनी मुझे फायर कर देती, अगर तुम यहाँ टाइम पे नहीं आती तो ये मुझे बहुत बुली करता। येंसन को तो गुस्सा आ जाता है, मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया और मारने के लिए भागती है। बट असिस्टेंट क्लाइंट को वहां से ले गया था, जबकि मिस्टर जिन ने अपनी एंग्री वाइफ को पकड़ लिया होता है कि काम डाउन। वो कहती है उसने तुम्हें वहां पे टच किया, तुमने रोका क्यों नहीं। तो कहता है कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहती है ऐसी बात नहीं बनेगी, अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं उसे धो के उसका कचूमर बना दूंगी। पर फिर उसे याद आता है कि वो अपने असली वाले डेविल वाले रूप में आ रही है, तो अच्छे से बात करने लग जाती है। हस्बैंड तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो वो उसके कान में कहता है वाइफ मैं तो खुद तुम्हारे साथ बेड पे जाना चाहता हूँ। असिस्टेंट मुझे पा रहा था ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है। बट फिर वो पूछता है वैसे तुम यहाँ पे कर रही हो। तो कहती है वो मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम्हें पता ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। दोनों एक दूसरे को हबी और वीफे बोल रहे थे। तो असिस्टेंट सोचता है लगता है प्यार में इन दोनों के ब्रेन सेल्स खत्म हो गए हैं और कहता है कज़न मुझे चलना चाहिए। मिस्टर जिन कहता है हाँ निकल यहाँ से और सोचता है ये हमेशा हम दोनों की रोमांटिक नाइट के बीच में लाइट बल्ब बन के आ जाता है। वो बातों में पूछने लग जाती है कि यहाँ पर क्या और कोई भी चीफ गेस्ट आया है। तो कहता नहीं तो सोचते इसका मतलब प्रेसिडेंट की यहाँ आने की खबर झूठी होगी। इधर सेक्रेटरी फैंग कहती है सेकंड यंग मास्टर फॉरेन से आने वाला है, जब उसे पता चलेगा प्रेसिडेंट जिन ने इतनी लो क्लास लवर ढूंढी है फिर देखना कैसे वो शेमलेस लड़की प्रेसिडेंट जिन के साथ रह पाती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेकंड यंग मास्टर की बाइक पे एंट्री होती है और इसका नाम है जिनरन, जो कंपनी में आती सेक्रेटरी फैंग से बात करता है। वो कहती है मैं सेक्रेटरी नहीं रही क्योंकि प्रेसिडेंट जिन ने किसी विलेजर गर्ल के लिए मेरा डिमोशन कर दिया। रन कहता है एक शेमलेस लड़की मेरे भाई के लायक नहीं है और मिस्टर जिनक्यू को आकर कहता है ब्रदर मैं कुछ टाइम के लिए फॉरेन के गया तुम इतनी बेकार लड़की ढूंढ लाए। मिस्टर जिनक्यू कहता है तमीज से पेश आओ, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। रन कहता है तुम एक वीक लड़की कैसे ढूंढ सकते हो, तुम्हें तो एक हिम्मत वाली इंडिपेंडेंट यंग लड़की ढूंढनी चाहिए थी, बिल्कुल मेरे आइडल की तरह। मिस्टर जिनक्यू पूछता है कौन आइडल। तो कहता है
वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, मिरेकल डॉक्टर की इकलौती डिसाइपल है, पर मैं उससे कभी आज तक पर्सनली नहीं मिला। मैं भी उससे मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर जिनको कहता अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी परेशान किया या डराया तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। फिर जब येंजिन जा रही थी वो चुपके चुपके उसका पीछा करता है। येंजिन को पता चल जाता है कोई इसका पीछा करे, इसलिए वो छुपने लग जाती है। रैन उसे पकड़ने गया था बट उल्टा खुद ही पकड़ा जाता है। येंजिन उसकी गर्दन पर नीडल रख लेती है। बताओ मेरे पीछे क्यों कर रहे थे? रैन कहता चलो तुम स्टूपिड तो नहीं हो, सच बताओ तो मेरा नाम रैन है, तुम्हारा हस्बैंड मेरा बड़ा भाई है। तो कहती सॉरी मैंने अपने फैमिली मेंबर को पहचाना नहीं। तो कहता है किसकी फैमिली? तो सोचती ऐसे बिहेव कर रहा है, लगता प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आया है। वो कहता तुम्हारे जैसी वीक लड़की मेरे भाई के लायक नहीं है, मेरी मिरेकल डॉक्टर वाली आइडल ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगी। येंजिन सोचती है ये तो मेरी बात कर रहा है और पूछती है क्या तुम मिरेकल डॉक्टर से मिले हो? वो कहता नहीं तो, पर तुम्हारे जैसे लिटिल डेलिकेट गर्ल से तो बहुत ज्यादा बेटर होगी वो। मुझे तुम्हारा और अपने ब्रदर का रिश्ता मंजूर नहीं है, तो उसे डाइवोर्स दे दो। तो येंजिन नाटक करने लग जाती है, मैं तुम्हारे भाई के बिना नहीं रह सकती, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। वो कहता तुम कितने ड्रामेबाज हो, अब तो पक्का भाई से डिवोर्स करना पड़ेगा। और जाने लगा था तभी वहां पर एक किडनैपिंग वैन आती है और गुंडे येंजिन को पकड़ के लेके जाने लगे थे, पर रैन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती तुम क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। तो कहता भले तुम मुझे एज ए सिस्टर इन लॉ पसंद नहीं हो, पर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो किसी लड़की के साथ ऐसा होने देगा। और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था जबकि येंजिन उसका हाथ छुड़वा रही थी। गुंडे तंग आ जाते हैं इसलिए वो उन दोनों को बेहोश करके ले आते हैं और उन दोनों को किडनैप कर लिया गया था। तो रैन चिल्लाने लग जाता है कि अगर मेरा भाई आ गया ना तो तुम सबकी बैंड बचा देगा। येंजिन चुपचाप उठ के बैठ जाती है जबकि रैन तिलमिला रहा था और कहता है बैठी क्या देख रही हो, मुझे ऊपर खींचो। वो कहती है भला मैं इसमें क्या कर लूंगी, मैं तो खुद काफी डर गई हूँ। वो कहता मेरे भाई ने तुम्हारी जैसी लूजर लड़की से शादी कैसे कर ली, तुम तो यूजलेस हो। वो सोचती है लूजर यूजलेस, अगर तुम बीच में ना आते तो मैं इन दो गुंडों की कब की बैंड बचा गई होती। रैन कहता मैं खुद ही उठ जाऊंगा और बड़ी मुश्किल से उठता है। इधर असिस्टेंट मिस्टर जिनको को आके बताता है कि प्रेसिडेंट यंग लेडी और सेकंड यंग मास्टर का किडनैप हो गया। वो कहता किसकी इतनी हिम्मत है, अपने बॉडीगार्ड्स को भेजो और पता लगाओ उन दोनों का। असिस्टेंट कहता कहीं विलेजर्स गुस्से में तो नहीं आ गए और उन्होंने उन दोनों किडनैप करवा लिया हो। मिस्टर जिनको कहता है येंजिन भी उसी विलेज से है, तो मुझे नहीं लगता विलेजर्स उस पर अटैक करेंगे। मुझे लगता है ये उस चोर का काम है जो उस रात होटल में घुसा था, चाहे कुछ भी हो जाए उसका पता लगाओ। इधर हम देखते हैं इनका किडनैप सेक्रेटरी फैंग ने करवाया था। गुंडा कहता है हमें कम से कम सेकंड यंग मास्टर को तो छोड़ देना चाहिए। वो कहती है कोई बात नहीं, आखिर ये भी अपनी सिस्टर इन लॉ को पिटते हुए देखेगा। रैन अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। येंजिन कहती है कितने बेवकूफ गुंडे हैं, इतनी पतली रस्सी से बांधा है, और देन वो पीछे मुड़ के उसकी रस्सी काट देती है। जैसे वो खुल के येंजिन को खोलने वाला था वहां पे एक गुंडा आ जाता है। रैन उसे बचाने लगा था बट वो उसे भड़का देता है एक बार में, और रैन की तरफ को बढ़ने लगा था तो रैन डरने लग जाता है मुझे कुछ मत करना। गुंडा येंजिन पे अटैक कर रहा था और रैन उसे बचाने के लिए गुंडे को चिपट जाता है और येंजिन को वहां से जाने को कहता है बट वो मना कर देती है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। जैसे गुंडा रैन पे चाकू से अटैक करने लगा था, येंजिन अपनी रस्सी खोल के गुंडे को धो डालती है और उसने इतनी स्टाइल से फाइट की थी कि रैन उसे देख के एकदम इम्प्रेस हो गया था। इतने वहां पर और गुंडे आ जाते तो उनको भी निडल से धो डालती है। रैन कहता है तुम भी फैंग विलेज से हो, इसका मतलब तुम भी मिरेकल डॉक्टर की फैन हो। वो कहती सही कहा। जैसे वो गुंडे का सर फोड़ने वाली थी तभी वहां पर मिस्टर जिनको आ जाता है, तो भाग कर जाकर चिपट जाती है कि मुझे डर लग रहा है, ये गुंडा मुझे परेशान कर रहा था तो रैन ने मुझे बचाया। और सोचती है अच्छा हो इसने मुझे फाइट करते नहीं देखा। मिस्टर जिनको कहता है रैन तो बचपन से बीमार रहता है, इतने बड़े गुंडे को तो नहीं हरा सकता, क्या तुमने? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बचपन में चींटी के ऊपर पैर भी नहीं रखती थी, भला मैं इतने बड़े हाथी को मार के कैसे बुड़का दूंगी। रैन कहता है झूठ मत बोलो, तुमने इसे बुड़काया है। वो सोचती है अब इसे पता चल गया कि मैं जेंटल नहीं हूँ इतनी, और पूछती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तो कहता है मैंने जेंटल टाइप इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा तुम ऐसी हो, तो मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे लाइक करूंगा। वो कहती बट मैंने झूठ बोला। तो कहता कोई बात नहीं, तो वो उसे अकड़ लेती है। रैन कहता है अगर तुम दोनों को रोमांस करना है ना तो याद रखो मैं भी यहीं खड़ा हूँ। उस गुंडे को मारता है, इसकी हिम्मत कैसे मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ को किडनैप करने की। तो असिस्टेंट कहता है हम उस चोर को ढूंढ रहे हैं जो वैंग विलेज से है, वही इस किडनैपिंग पीछे है। वो पूछती है रैन और असिस्टेंट का क्या लेना देना है। तो असिस्टेंट कहता है ये प्रेसिडेंट जिनका राइट हैंड है। मिस्टर जिनको रैन को इशारा करता है तो कहता है हाँ मैं हूँ। देन फिर येंजिन बताती है कि मुझे वैंग विलेज वाले ने किडनैप नहीं किया। मिस्टर जिनको पूछता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उसे जानती हो। बट वो कहती नहीं तो, और वो गुंडे के जाके हाथ पे दबाती है जिससे वो उठ गया था। तो पूछती बता तुम्हें किसने भेजा। गुंडा पहले तो बताता नहीं, वो उसकी जनरेशन खत्म करने लगी थी। तो कहता बताता हूँ, मुझे किसी ने पैसे दिए पर मुझे नहीं पता कौन था वो, बट वो वैंग विलेज से तो नहीं है। बट मिस्टर जिनको कुछ शक हो रहा था और वो असिस्टेंट से कहता है येंजिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। देन असिस्टेंट उसे बताता है कि येंजिन बचपन से शेन फैमिली में थी, बट जब उन्हें पता चला कि वो उनकी रियल बेटी नहीं है उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और विलेज में भेज दिया। बट येंजिन मिस्टर शेन की काफी ज्यादा क्लोज थी और वो उन्हें अक्सर गिफ्ट्स भेजती है। अभी कुछ टाइम में मिस्टर शेन का बर्थडे पार्टी आने वाली है, क्या हमें भी गिफ्ट्स पहुंचाने हैं। मिस्टर जिनको कहता नहीं मैं खुद जाऊंगा उसमें।
ताकि वहाँ जाके मैं अपनी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकूँ। म्याओ म्याओ यानजिन से पूछती है, तुमने मिस्टर शेन की बर्थडे पार्टी के लिए प्रिपेयर कर लिया? वो कहती हाँ कर लिया। तो म्याओ म्याओ कहती है, जब से वो शेन्यू आई है मिस्टर शेन बिल्कुल भी तुम्हें लाइक नहीं करते, तो फिर अब भी तुम उन्हें गिफ्ट क्यों दे रही हो? यानजिन कहती, तुम्हें पता है मैं शेन फैमिली की बेटी नहीं हूँ, बस उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था, वो तो बस शेन्यू ने उनको भड़का दिया। म्याओ कहती है, मुझे पता चला है कि मिस्टर शेन की बर्थडे पार्टी पे प्रेसिडेंट जिन भी आने वाले हैं। यानजिन कहती है, ये तो अच्छा मौका उनसे मिलने का। फिर इधर हम मिस्टर शेन यानी शेन फैमिली के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में देखते हैं, सब लोग ग्रैंडपा को कंग्रेचुलेशन कर रहे थे और बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे। जैसे ही वहाँ पर यानजिन आती है, शेन्यू कहती है, आ गई फेक बेटी, यहाँ क्यों आई हो? यानजिन कहती है, ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे आएंगे, तुम्हें इससे क्या? शेन्यू के, तुम्हारी जैसी फेक डॉटर को तो कब से शेन फैमिली से निकाल दिया, तो तुम इस पार्टी में आने की हकदार नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। पर तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स की बहुत लंबी लाइन आती है जिनके हाथों में गिफ्ट्स थे, और वो सारे गिफ्ट स्पेशली ग्रैंडपा के लिए होते हैं। सब लोग हैरान थे किसने भेजे हैं, तो ग्रैंडपा नोट पे देखते हैं ये प्रेसिडेंट जिन ने भेजे हैं। यानजिन सोचती है इसका मतलब पक्का प्रेसिडेंट जिन आएंगे। शेन्यू की मॉम कहती है, यानजिन ज्यादा खुश मत हो, प्रेसिडेंट जिन ने ये गिफ्ट हमारी बेटी शेन्यू के लिए भिजवाए होंगे, क्योंकि तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो गई है। ग्रैंडपा हैरान थे, इसकी शादी हो गई किससे? इधर मिस्टर जिन क्यों अच्छे से रेडी हो रहा था। असिस्टेंट कहता, बॉस आप कूल लग रहे हो। बट मिस्टर जिन क्यों पहली बार शेन फैमिली ग्रैंडपा से मिलने वाला था, इसलिए वो काफी नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि यानजिन उन्हें बहुत ज्यादा मानती है, इसलिए वो अपना बेस्ट देना चाहता था। ग्रैंडपा मिस्टर शेन कहते, तुमने सीक्रेटली शादी की है? शेन्यू कहते, और नहीं तो क्या, इससे मेल मॉडल से शादी की है, पेरेंट्स को भी नहीं बताया। यानजिन कहते, तुमने झूठ बोला कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो गई, मुझे वैंग विलेज में छोड़ दिया, कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं और सोचती है सिर्फ मास्टर हैं। ग्रैंडपा कहते, मुझे कैसे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे? वो कहती है, ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने छुपाया होगा। बट शेन्यू के पेरेंट्स उस पर उल्टा सीधा इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने हमारी बेटी को बुली किया। यानजिन मना करती है, तो ग्रैंडपा कहते, भले अभी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, पर उनसे इतनी रूडली बात करोगी, और उस पर गुस्सा करते हैं। यानजिन कहती, ग्रैंडपा आपने मुझे इतने सालों से पाला है, कि आपको सच में लगता है कि मैं शेन्यू को हर्ट करूंगी? मॉम डैड कहते हैं, शेन्यू ने आके तुम्हारी जगह ले ली थी ना, इसलिए जलन के मारे तुमने ऐसा किया है, अभी के अभी शेन्यू से माफी मांगो। वो कहते, जब मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों मांगू माफी? शेन्यू कहती, ग्रैंडपा तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे थे, तुमने एक मेल मॉडल से शादी कर ली, आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम होगी। यानजिन कहती, मेरी मर्जी में जिससे मर्जी शादी करूं। पेरेंट्स कहते हैं, ये हमारी बेटी शेन्यू की तरह लकी थोड़ी ना है कि प्रेसिडेंट जिन इसके लिए रिश्ता लेके आएगा। इतने वहाँ पर प्रेसिडेंट जिन की एंट्री होती है, सब लोग हैरान थे। वो पूछते, तुम ही यहाँ पर? तो कहता है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकूं। इन लोगों की इतनी हिम्मत, तुम्हें परेशान किया? ग्रैंडपा हैरान थे। तो पेरेंट्स कहते हैं, ये यानजिन का पुअर बॉयफ्रेंड है, प्रेसिडेंट नहीं है। मिस्टर जिन क्यों कहता है, मिस्टर शेन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हवा में उड़ती किसी बात पे यकीन कर लोगे, लगता है ओल्ड होने के साथ साथ आपकी बुद्धि भी सटे आ गई है, तो इसलिए अब मेरे यहाँ पे रुकने कोई फायदा नहीं। वाइफ चलो यहाँ से, तो वहाँ पे गिफ्ट रख के चली जाती है उसके साथ। पेरेंट्स कहते हैं, तो ऐसे बोलो जैसे कहीं का बिग शॉट हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। पर ग्रैंडपा डैड के थपड़ा मार देते हैं, और बॉडीगार्ड्स जो लाइन बनाकर गिफ्ट्स लेके आए थे, वो वैसे गिफ्ट्स को उठाकर ले जाते हैं। वो पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है? तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लोग अंधे हो क्या? अभी जो इंसान यहाँ पे आया था वो प्रेसिडेंट जिन ही था, तो उन लोगों के तो होश उड़ गए थे। इधर ये दोनों बाहर आ रहे होते हैं। यानजिन कहती है, वो लोग बोल रहे थे प्रेसिडेंट जिन आया है, तो इसका मतलब क्या किसी वजह से प्रेसिडेंट जिन नहीं आ पाए? वो सोचता है, मैं अभी से अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, इसका भी मूड ठीक नहीं है। और कहता है, प्रेसिडेंट जिन बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट देने को भेज दिया था। वो कहती है, क्या मैं बुरी इंसान हूँ? तो वो उसे हक कर लेता, बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। तो वो भी खुश होकर इसे हक कर लेती है, और फिर कहता है, तुम बिल्कुल जिन ग्रुप की सेक्रेटरी फैंग की तरह हो, जो बाहर से खड़ूस दिखती है पर वैसे अच्छी है। यानजिन कहती है, तुम्हें वो अच्छी लगती है, और गुस्से से वहां से चली जाती है। वो हैरान था, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? रात में जैसे वो रूम में आता है तो उसके पिलो मारने लगी थी, तुम आज रात मेरे साथ नहीं सो सकते, तुम्हें सेक्रेटरी फैंग बहुत अच्छी लगती है ना, जाओ उसी के पास जाओ। वो कहता, वाइफ मुझसे गलती हो गई, उसे किस करने वाला था, बट वो उसे धक्का मार देती है, बट उसकी कुछ ज्यादा जोर से लग गई थी, तो उसकी केयर भी करने लग जाती है। सॉरी, मुझे इतने तेज नहीं मारना चाहिए था, बट वो उसे बेड पे गिरा लेता है। वो कहती, ये क्या कर रहे हो? तो वो उसे किस कर देता है। वो कहती, झूठे कहेंगे, तो वो उसे दोबारा किस करने लग जाता है, और कहता है, भला मेरी वाइफ का किसी और से थोड़ी ना कंपैरिजन हो सकता है, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। वो कहते, तुम मुझसे लाइक तो नहीं करते? तो कहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें करता हूँ, और उसके नेक पे किस करने लग गया था। ग्रैंडपा यानजिन से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि यंग लेडी को अभी प्रेसिडेंट जिन की ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता। वो समझ आते हैं और फिर यानजिन से मिलने के लिए चाहते हैं। कहती है, अगर आप चाहते हो मैं शेन्यू से माफी मांगू तो प्लीज चले जाइए यहाँ से। ग्रैंडपा कहते हैं, बात वो नहीं है, शेन्यू काफी भली शेन्यू रूड दिखती है, पर वो वेल बिहेव और ओबीडियंट है, मुझे नहीं पता था मैं घर से दूर जाऊंगा, तुम्हें इतना सहना पड़ेगा। यानजिन कहते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि आप उसे सही से जानते नहीं हो, चलो मैं आपको एक जगह पे ले चलती हूँ, और उन्हें एक बार में लेके जाती है। ग्रैंडपा ये देख के हैरान थे कि शेन्यू लड़कों के साथ फिर रही है। वो अंदर जाने लगे थे, पर यानजिन कहती, मैं चाहती हूँ। शेन्यू उसे देख के उसका मजाक बनाने लग जाती है कि तुम बहुत कंजर्वेटिव बनती हो ना,
और ऐसी जगह पे आती नहीं हो। कहीं ऐसा तुम्हारा वो प्रिटी बॉय अच्छा ना कर रहा हो, इसलिए तुम यहाँ पे मेल मॉडल्स को ढूंढने आई हो। येंसिन कहते अपनी बकवास बंद करो, तुमने मुझे ऑलरेडी शन फैमिली से बाहर निकलवा दिया है, तब से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तुम मुझसे दूर ही रहा करो। शेन्यू कहती है मैं ये बात कभी नहीं भूलने वाली कि तुमने मेरी जगह ली थी, तुम हमेशा मेरी एहसानमंद रहोगी। मैंने बस छोटा सा नाटक किया और देखा तुम्हें उल्टा फंसा दिया, जिससे पेरेंट्स को लगने लगा कि तुमने जेलसी की वजह से ऐसा किया है, जबकि मैंने खुद ही खुद को गिराया था। शन फैमिली वालों को तुम पे भरोसा भी नहीं है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है, अब से तुम पे भी नहीं होगा। इनफैक्ट ग्रैंडपा सब कुछ सुन रहे थे और उनके होश उड़ जाते हैं। और शेन्यू कहते मुझे ग्रैंडपा मत बोलो, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती, और उन सब लोगों को वहां से बाहर भगा देते हैं। पर शेन्यू तो उल्टा रोने का नाटक करने लग जाती है कि मैं बचपन से बेकार लाइफ जीती आ रही हूँ, सब लोग मुझे कंट्री पंपकिन बोलते थे और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। येंसिन वहां से जाने लगी थी, ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब तुमने इसे जानबूझ के फंसाया। फिर शेन्यू ड्रामा नहीं करती और अपना असली रूप दिखा देती है। हाँ किया है, बुढ़े क्या कर लेगा, तुमने एक निर्दोष लड़की को घर से बाहर निकाला, इसके जिम्मेदार तुम हो। और उन्हें धक्का मार के चली जाती है। तो ग्रैंडपा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे कहते हैं तुम शन फैमिली में वापस आ जाओ। तभी वहां पर मिस्टर जिनक्यू आकर कहता है अब से येंसिन का न्यू घर है। वो कहती है हाँ मेरी फैमिली है अब, और शेन्यू जैसी भी हो है तो वो शन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी, और मैं अपने हस्बैंड क्यू के साथ बहुत खुश हूँ। तो ग्रैंडपा को भी तसल्ली हो जाती है कि प्रेसिडेंट उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं होगा। जैसे वो जाने लगी थी वो उसे पकड़ के खींच लेता है, तुमने भी बोला तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। नेक्स्ट दिन में येंसिन बैठी ग्रेप्स खा रही थी, तभी म्याओ उसे कॉल कर बताती है कि प्रेसिडेंट जी ने कंपटीशन में जाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिकल फैमिलीज का कंपटीशन होगा। वो कहती है ठीक है मैं जरूर जाऊंगी, पर देखती है मुझे इन्विटेशन क्यों नहीं आया। इन्विटेशन आ जाता तो खुश होती है। असिस्टेंट कहता बॉस आपके कहने पे हमने सारे मेडिकल डॉक्टर्स को इन्विटेशन भेज दिया है। मिस्टर जिनको कहता है इतनी बड़ी मेडिकल पार्टी होगी तो मेराकल डॉक्टर जरूर आएगी। येंसिन जैसी पार्टी में जाने लगी थी वहाँ पर सेक्रेटरी फैंग आ जाती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे जैसे विलेजर को ऐसी पार्टी में इन्विटेशन नहीं मिल सकता। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने लगा था, वो कहती किसने कहा मेरे पास इन्विटेशन नहीं है, दिखाने वाली होती है, बट सेक्रेटरी फैंग उसे धक्का मार देती है जिसकी वजह से उसका मास्क गिर गया था। जैसे उठाने वाली होती है तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट जिनक्यू असिस्टेंट के साथ आ रहा होता है और वो उसे देख के जल्दी से एलिवेटर में वापस छुप जाता है और हैरान था मेरी वाइफ यहाँ पे कर रही है। देन वो मास्क पहन लेता है ताकि वो उसे पहचान ना सके। असिस्टेंट हंस रहा था कि बॉस भी ऐसी हरकतें करने लग गए। वो कहता बॉस पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। फैंग उसे अंदर जाने से रोक रही थी, तभी येंसिन उसे इन्विटेशन कार्ड दिखाती है तो फैंग के तो होश उड़ जाते हैं कि ये तो सबसे वीआईपी वाला इन्विटेशन कार्ड है। और येंसिन मास्क पहनकर पार्टी में आती है। वो देखती है असिस्टेंट कजन उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है तो समझ जाती है कि वही प्रेसिडेंट जिन होगा। उसके पास पहुंच जाती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट जिन फैंग की बजाय येंसिन के साथ डांस करने लग जाता है। तो कहती है मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी, क्या हम बात करने के लिए किसी कोने में चल सकते हैं। वो पूछता है ऐसी कौन सी बात है, तो सोचती है इसकी आवाज जानी पहचानी को लग रही है। येंसिन कहती है सीक्रेट बात है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं मैरिड लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो हैरान तुम्हें कैसे पता कि मैं मैरिड हूँ। तो कहता है मैं तुम्हारी फिंगर पे रिंग देख ली थी। तब उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसे रिंग दी थी। तो कहती है तुम्हें जिन ग्रुप की रेपुटेशन की परवाह है, तुम इसे निकाल देती हूँ। प्रेसिडेंट कहता है तुमने इसे ऐसे निकाल दिया। वो कहती है क्यों, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है। तो वो गुस्से से चला जाता है। फैंग देख रही थी और वेटर को बोल के ड्रिंक में नशा मिला देती है। वो कहता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट से मिलना चाहती थी और गुस्से में आके वो ड्रिंक उठा के पी जाता है, बट नशा मिले होने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है। तो फैंग उसे पकड़ के एक रूम में ले आती है और उसके कपड़े निकालने लगी थी। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इलाज करती हूँ, जबकि वो उसे दूर कर रहा था कि डॉक्टर को बुला के लेके आओ। वो जैसे उसे किस करने वाली थी मिस्टर जिन उसे मार के भाग जाता है। येंसिन प्रेसिडेंट जिनको ढूंढती हुई आ रही थी, उसे टल्ली अपना हस्बैंड मिल जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता अच्छा हो तुम मिल गई, और उसे पकड़ के रूम में ले आया था। तो पूछती तुम्हें क्या हो गया, बट वो बहुत ज्यादा नशे में था और उसे किस करने लग जाता है। देन वो लोग वहां से जा रहे थे, वो काफी थक गई होती है तो वो उसे कंधों पे टांग लेता है। तो कहती इतनी बड़ी पार्टी में तुम क्या कर रहे थे। तो कहती अच्छा प्रेसिडेंट जी ने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया होगा और तुम भी जिन ग्रुप के एम्प्लॉय हो इसलिए तुम्हें बुलाया। और सोचती है पर मैं प्रेसिडेंट जिन से वैंग विलेज की एक्विजिशन के बारे में बात नहीं कर पाई। और पूछती है तुम्हें नशा किसने दिया था। वो कहता है मैंने अपने कजन को चेक करने को बोला है। तो कहती मेरा हस्बैंड है इतना हैंडसम कि लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं, लगता है अपने हस्बैंड को घर में लॉक करके रखना पड़ेगा। और फिर उसके कान पकड़ने लग जाती है अगर मैं वहां पे नहीं होती तो तुम क्या करते। तो कहता है फिर मैं खुद को कूल डाउन करने के लिए कोल्ड शावर लेता। तो कहती बिल्कुल सही, लड़कों को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। फैंग गुस्से में थी कहीं येंसिन को पता ना चल जाए कि ये जिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो वैंग विलेज का सच सामने आ जाएगा कि मैं उसे हटाना चाहती हूँ। और किसी कॉल करती है इस लड़की का इस बार काम तमाम होना चाहिए। वो दोनों जा रहे होते हैं तभी कार उन्हें ठोकने वाली थी, तो वो जल्दी से उतर जाती है और मिस्टर जिन उसे बचा लेता है। बट वो गुंडा दोबारा से ठोकने के लिए कार से वापस आता है। मिस्टर जिन उसे बचाता बट वो उसे धक्का मार देती है और खुद भी दूसरी साइड गिर गई थी और वो बच गई थी, जबकि मिस्टर जिन क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। फैंग सोचती है ये हर बार बच जाती है। मैंने सुना है प्रेसिडेंट जिन मिरेकल डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो अगर मैं उस ओल्ड लेडी को बचा लूं
तो फिर चाहे मैं कुछ भी गलती करूँ, प्रेसिडेंट जिन मुझे माफ़ कर ही देगा। मिस्टर जिन पूछता तुम्हें चोट तो नहीं लगी, बट तभी उसे रैन का कॉल आता है और वो परेशान लग रहा था, तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ उसके पास। जैसे वो जाता है, रियल में यैनसिन को थोड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि उसका हाथ थोड़ा सा मुड़ गया था। बट मिस्टर जिन की वो असिस्टेंट से कहता है पता करो वो कार ड्राइवर कौन था और किसने पार्टी में मुझे नशा दिया था, मुझे लगता है दोनों रिलेटेड हैं। फिर मिस्टर जैसे हॉस्पिटल अपनी ग्रैंडमा से मिलने आता है तो फैंग कहती है मैंने एक स्पेशल डॉक्टर को ढूंढ लिया है, ये ओल्ड लेडी का इलाज कर देंगे। वो डॉक्टर कहता है हम फॉरन में हार्ट मेडिसिन बना रहे हैं जिससे आपकी ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। फिर मिस्टर जिन की वो फैंग को दोबारा से सेक्रेटरी बना देता है तो बड़ा खुश होती है और उसके साथ फोटो पोस्ट कर देती है। जेंसिन अपने हाथ पे पट्टी बांध रही थी, वो पोस्ट देख के गुस्से में थी क्योंकि फैंग ने लिखा था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करता, मेरे कॉल करते मिलने आ गया। जेंसिन गुस्से में मैं अपने खुद के पट्टी कर रही हूँ और वो दूसरी लड़की के पास पहुंच गया। मिस्टर जिन को जैसे घर आता है, वो अंधेरे में बैठी थी तो पूछता क्या हुआ वाइफ, उसे आके हकड़ने लगा था बट वो धक्का मार देती है और पूछती तुम में से लड़की की स्मेल क्यों आ रही है, क्या तुम दूसरी लड़की से मिलने गए थे। वो कहता नहीं तो कहती गए थे। वो कहता मैं तो बस इंपॉर्टेंट डॉक्टर से मिलने गया था, क्या पता किसी ने मेरे ऊपर परफ्यूम छिड़क दिया हो, और उसे सोफे पे गिरा के किस करने वाला था बट उसके दबने से येंसिन के हाथ में दर्द होने लग जाता है। तो कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी चोट लगी है, तो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो कहती जरूरत नहीं है, मैंने पट्टी बांध ली है, और सोचती है मेरा इलाज हॉस्पिटल से बेटर है। मिस्टर जिनको कहता तुम्हारी चोट लगी ना, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, सारे घर के काम मैं करूंगा। वो कहते अच्छा मुझे शावर लेना है, चलो मेरी हेल्प करो। तो कहता वाइफ का ऑर्डर है, मैं कैसे नहीं मानूंगा, और उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। तो कहती छोड़ो मुझे ऐसे नहीं। फिर वो उसे आकर के लेटी थी और पूछती है तुम डॉक्टर से मिलने गए थे। तो कहता हाँ ग्रैंडमा के इलाज के लिए, और उस डॉक्टर को सेक्रेटरी फैंग ने रिकमेंड किया। फिर मिस्टर जिनको उसे गोद में उठा के घूम रहा था तो कहती मेरे हाथ में चोट लगी है, पैर में नहीं, और वैसे भी मैं ठीक हो गई हूँ। वो कहता नहीं अब तुम हिल नहीं सकती हो, और उसे प्यार से बैठाता है। तभी डोर पर बजती है तो कहता है जरूर रैन होगा, बट रैन के साथ साथ वहाँ पर सेक्रेटरी फैंग भी आई थी। तो पूछती है तुम्हारा फैंग से कुछ लेने देना तो नहीं है। वो कहता नहीं तो। रैन कहता मैं अभी कंपनी से आया हूँ ना, और सिस्टर लॉ तुम्हारी चोट लगी थी इसलिए सेक्रेटरी फैंग तुम्हें कंफर्ट करने आई है। फैंग कहती है विलेज के मामले की तो बहुत पुरानी बात हो गई, क्या तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो, चलो सब मिलकर कार्ड्स गेम खेलते हैं। जेंसिन कहती भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, बट मिस्टर जिन को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पिछली बार उसने फैंग का नाम लिया था। येंसिन कितना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसे रूम में तक नहीं घुसने दिया। मुझे कैसे भी करके येंसिन को मनाना होगा और इस फैंग से दूर रखना पड़ेगा। देन वो चारों गेम खेलने लग जाते हैं। गेम में मिस्टर जिन अपनी वाइफ की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था बट सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो फैंग कहते तुम्हारा कितना बैड लक है कि तुम्हारा हस्बैंड भी मेरी साइड ले रहा है। येंसिन कहती है हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। उसके क्लोज आते ही येंसिन को परफ्यूम की खुशबू आती है तो सोचती है अच्छा तो ये मेरी लव राइवल है, और फिर क्या वो और गुस्से में आ गई थी कि गेम को कंटिन्यू करते हैं अभी। देन टेबल के नीचे से मिस्टर जिनक्यू को फ्लेक्स मार के सेड्यूस कर रही थी तो वो कुछ गिरा देता है जानबूझ के। जैसे वो दोनों उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकते हैं, मिस्टर जिन इस बात का फायदा उठाकर येंसिन को किस कर लेता है। फैंग कहती कार उठाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तभी दोनों किस करते हट जाते हैं। देन मिस्टर जिन को कॉल आता है कि ओल्ड लेडी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो वो भागकर हॉस्पिटल आता है और फैंग से पूछता है तुमने तो कहा था वो डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट है, तो ग्रैंडमा की तबीयत खराब क्यों हो गई। रैन गुस्से से डॉक्टर कॉल पकड़ लेता है पर वो कहता मुझे नहीं पता, पहले तो ठीक थी अब हमें क्या पता। ग्रैंडमा कंडीशन सीरियस थी इसलिए वो सब परेशान होते हैं। जेंसिन कहती है मुझे ग्रैंडमा को देखने दो। फैंग कहती है तुम्हारी जैसी विलेजर क्या कर लेगी, तुम्हें तो मेडिसिन के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होगा। हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है अब तो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही उन्हें बचा सकती है। तो मिस्टर जिन असिस्टेंट को भेज देता है चाहे दुनिया से इधर उधर कर दो पर मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ के लाओ। जेंसिन सोचती है मैंने मास्टर से प्रॉमिस किया था तो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, बट ये स्पेशल केस है अंदर जाने लगी थी। फैंग उसे रोकती है तो जेंसिन मिस्टर जिन से कहती है कि मैं ग्रैंडमा को ठीक करना चाहती हूँ। रैन कहता है सिस्टर इन लॉ मुझे पता है तुम्हें एक्यूपंक्चर आता है पर तुम मिरेकल डॉक्टर थोड़ी ना हो। वो कहती है मैं मिरेकल डॉक्टर की डिसाइपल हूँ। फैंग कहती है झूठ बोलना बंद करो। वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ और ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ। मिस्टर जिन को येंसिन पे पूरा भरोसा होता है और वो उसे ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट करने के लिए हाँ कर देता है। फैंग उसे रोकती है कि ओल्ड लेडी को मार देगी, बट मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है कि अब येंसिन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और डॉक्टर से बोल देता है जो वो कहेगी वही करना होगा। रैन बाहर वेट कर रहा था, 1 घंटा हो गया अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आई। फैंग कहती है उसमें कोई मेडिकल स्किल्स नहीं है, अगर ओल्ड लेडी को कुछ हो गया तो। इतने में येंसिन ओल्ड लेडी को बाहर लेके आती है। फैंग कहती है ओल्ड लेडी अभी तक उठी क्यों नहीं हुई है, तुमने पक्का उसके साथ कुछ गलत किया है, मैं अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। बट तभी थोड़े टाइम में ग्रैंडमा उठ जाती हैं और फिर येंसिन बताती है कि ग्रैंडमा को जो मेडिसिन दी गई थी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल थी, इस वजह से उनकी कंडीशन अचानक से इतनी सीरियस हो गई। तो रैन फैंग के लाए डॉक्टर को पकड़ लेता है। वो कहता है मैंने फैंग के कहने पे ऐसा किया। फैंग सॉरी बोलती है कि मैंने तो ओल्ड लेडी की भलाई के लिए ऐसा किया था, मुझे थोड़ी ना पता था मेडिसिन हार्मफुल होगी। मिस्टर जिन को गुस्सा चाहता है बट रैन कहता है फैंग ने कंपनी के लिए इतने सालों से काम किया है तो उससे गलती होगी, उसे माफ कर दो, और उसे वहां से भगा देता है।
जेंसन जाने लगी तो रंग कहता है तो तुम ही मेरी आइडल हो। वो हाँ करती तो कहता है बताओ जी, मेरी आइडल मेरे पास ही थी और मैं पहचान नहीं पाया। फिर जेंसन मिस्टर जिन से कहती है मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तुम गुस्सा तो नहीं हो? वो कहता बिल्कुल भी नहीं और उसे हक कर लेता है। जबकि रैन ने अपनी आइस पे हाथ रख रखा था उनके रोमांस को देख के। जेंसन कहती है पर फैंग ग्रैंडमा को ऑलरेडी क्यों बोल रही थी, सिर्फ रिच लोगों को कैसा बोलते हैं, कहीं मिस्टर जिन तुम कोई सेकंड जनरेशन रिच तो नहीं हो? रैन कहता है सिस्टर इन लॉ तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वो कहती है और नहीं तो क्या। देन मिस्टर जिन ग्रैंडमा को बता देता है कि मैंने और जेंसन ने शादी कर ली है, मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। तो रैन शिकायत करने लग जाता है ग्रैंडमा जब से भाई को वाइफ मिली है अपने छोटे भाई को तो भूल ही गया। ग्रैंडमा कहती है अब कौन सा तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहने वाला है। पर ग्रैंडमा को उसकी शैतानियाँ बता थी और जेंसन से पूछती हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। वो सोचती है ग्रैंडमा इतनी रिच हैं तो पक्का प्रेसिडेंट जिन को जानती होगी और कहती है क्या आप मुझे जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलवा सकती हो। ग्रैंडमा मिस्टर जिनक्यू की तरफ देखने लग गई थी बट वो कहता है ग्रैंडमा को भी रेस्ट करना चाहिए और उन्हें लटा देता है। पर ग्रैंडमा समझ जाती है कि इसने अभी तक इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और फिर कहती हैं तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलना है ना, मैं मिलवा दूंगी, पर अभी मुझे तुम दोनों के साथ ही घर पे रहना है। मिस्टर जिन कुछ बोलने वाला था, जेंसन कहती है ऑफ कोर्स हस्बैंड तुम्हें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी। ग्रैंडमा सोचती है अब जल्दी से मैं अपने लिटिल ग्रैंड चाइल्ड का इंतजाम कर लूंगी। वो दोनों ग्रैंडमा को घर लेके आते हैं। जैसे वो पानी लेने चाहती है मिस्टर जिन कहता है उसे मेरी आइडेंटिटी नहीं बता तो प्लीज आप मत बताना। ग्रैंडमा कहती तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं, क्या उस पर भरोसा नहीं है? तो कहता बात वो नहीं है, मैंने उसे कन्फेस करने की कितनी बार चांस मिस कर दिए, इसलिए मैं उसे सही से माफी मांगने का मौका ढूंढ रहा हूँ। उसे कॉल आता है तो वो कंपनी में डील करने के लिए चला जाता है। ग्रैंडमा जेंसन से कहती है तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलना है ना, मैं मिलवाने ले चलूंगी। फिर वो उसको ऑफिस में कॉल करती है कि मैं जेंसन को रेस्टोरेंट में लेके आई हूँ, तुम उसके साथ लंच करने आओ। जेंसन पूछती है कि प्रेसिडेंट सच में आएगा। ग्रैंडमा कहती क्यों नहीं आएगा, मैंने कहा उसकी हिम्मत ही नहीं है वो मना कर दे, और कहती है मुझे एक जरूरी काम है, तुम प्रेसिडेंट से मिल लेना, और खुद चली जाती हैं। और दूर से देख के खुश हो रही थी। मिस्टर जिन आता है तो पूछती है हस्बैंड तुम ही? हाँ। वो कहता ग्रैंडमा ने बुलाया है। तो कहती है अच्छा ग्रैंडमा ने तुम्हें मुझे कंपनी के देने भेजा है, और वेट करने लग जाती है कोई आ रहा है। तो देखती है 1 घंटा हो गया वो सीईओ अभी तक नहीं आया। मिस्टर जिन कहता है हाँ पता नहीं कौन है खड़ूस। जेंसन कहते सही कहा, वो प्रेसिडेंट जिन अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मिलेगा ना उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो हैरान तुम प्रेसिडेंट जिन का वेट कर रही थी? तो कहती हाँ ग्रैंडमा ने तुम्हें नहीं बताया। तो सोचता अच्छा ग्रैंडमा ने अरेंजमेंट किए थे ताकि मैं सही से कन्फेस कर दूँ। जेंसन कहती मुझे नहीं लगता वो आएगा, चलो चलते हैं यहाँ से। वो पहले तो बताने लगा था पर फिर सोचता है ये तो बहुत गुस्से में है, पहले से मनाना पड़ेगा उसके बाद बताने की सोचूंगा, और कहता चलो डेट पे चलते हैं। देन वो दोनों साथ में पेंटिंग करने आते हैं और काफी मजे कर रहे थे, कभी सेल्फी खींच रहे थे तो वो उसे किस कर देता है। और तो और वो दोनों साथ में फायर क्रैकर्स पे चलाते हैं कि वो उसे गोद में उठा के घुमाने लगा था। वो कहती है आज से पहले मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं गई। तो कहता है मैं तुम्हें और भी ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ तुम कभी नहीं गई, और वो उसे किस करने लगा था तो वो शर्माने लग जाती है हम बाहर हैं। तो कहता है फिर घर चल के कंटिन्यू करते हैं, और उसे फिर घर पे लाके वॉल पे पुश करके किस करने लग जाता है। बट तभी लाइट जगती है और ग्रैंडमा बैठी थी तो वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। तो कहती मैं तो भूल ही गई थी ग्रैंडमा घर पे है। ग्रैंडमा कहती मुझे पता है तुम दोनों यंग में तो बहुत एनर्जी है, इतने बड़े हो गए शर्माने की क्या बात है, मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक सूप बनाया है तो जल्दी पी के सोने चले जाओ। और जेंसन को एक कटोरी में सूप ला के देती है, जबकि मिस्टर जिन को पूरा पॉट भर के ला के दे दिया था, सारा पीना है। वो कहता है इतना सारा क्यों, ये तो नाइंसाफी है, जेंसी को इतना थोड़ा दिया और मुझे ज्यादा दे रही हो। ग्रैंडमा कहती है क्योंकि तुम हो ही यूजलेस, शादी को इतना टाइम हो गया अभी तक मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं दिए। तो जेंसी हंस रही थी जल्दी से पियो ना। ग्रैंडमा तो बोल रही थी तुमसे कुछ होता नहीं है। वो कहता है मुझसे होता नहीं होता, तुम्हारे से बेटर तो कोई नहीं जानता ना। और दोनों चुपचाप अपना अपना पीने लगते हैं, जबकि ग्रैंडमा हंस रही थी। रात को जब वो दोनों सो रहे थे अचानक से उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और समझ आते हैं सब सूप की वजह से हो रहा है, वो सो नहीं पा रहे होते सही से। तो जेंसन उसके ऊपर चढ़ जाती है मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, और ग्रैंडमा ने बोला है तुम कर नहीं सकते। तो कहता है ठीक है मैं प्रूव कर देता हूँ, और उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में उठती है तो उसकी कमर में दर्द हो रहा था। तो कहती है पता नहीं रातों से क्या हो गया था, इतनी एनर्जी आ गई थी, दर्द की वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। फिर जैसे वो रूम से बाहर आती है ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। तो पूछती है कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग। ग्रैंडमा कहती है तुम प्रेसिडेंट जिन से नहीं मिली। तो कहती है उसका तो नाम बदल लो, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतना वेट किया पर प्रेसिडेंट जिन आया ही नहीं। ग्रैंडमा कहती है उस नालायक को मैंने इतना अच्छा मौका दिया था, उसने बताया नहीं, चलो मेरे साथ तुम्हें डायरेक्ट कंपनी में ले चलती हूँ प्रेसिडेंट से मिलवाने। और फिर उसे डायरेक्ट कंपनी में ले आती हैं। वो कहती है ग्रैंडमा यहाँ के एम्प्लॉयज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने देंगे। ग्रैंडमा कहती चिंता मत करो, कोई हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। फैंग उन्हें देख रही थी कि मुझे इन्हें रोकना होगा, पर नहीं ऑलरेडी तो मुझे जानती है। देन वो शेन्यू को कॉल करके कहती है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फियांसे होंग को कंपनी में वापस रख लिया जाए तो तुम्हें येंसी को यहाँ से निकालना होगा। शेन्यू कहती है पर वो तो प्रेसिडेंट की वाइफ है। फैंग कहती है इसकी चिंता मत करो, वो बस एक विलेजर है, प्रेसिडेंट बस उसके साथ खेल रहा है, कंपनी में येंसी से ज्यादा मेरी वैल्यू है, मैं फ्यूचर प्रेसिडेंट वाइफ बनूंगी। ग्रैंडमा रिसेप्शनिस्ट से कहती हैं हमें प्रेसिडेंट से मिलना है।
तभी वहाँ पर शेन्यू और उसकी मॉमा चाहती हैं। शेन्यू कहती विलेजर कहाँ से घुस आई। ग्रैंडमा कहती कौन है बदतमीज लड़की, आपके जिन ग्रुप में किसी को भी घुसा लेते हैं। मॉम येंसी की थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है कि अब मैं पहले की तरह नहीं रह गई हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। शेन्यू कहती है बुढ़िया बच के रहना, ये जिन ग्रुप में प्रेसिडेंट को सड्यूस करने आई है शादीशुदा होने के बावजूद भी, कितनी शेमलेस है। ग्रैंडमा कहती तमीज से पेश आओ, ये किसी को सड्यूस करने नहीं आए क्योंकि ये खुद प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो येंसी एकदम हैरान थी। शेन्यू कहती है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे बैगर्स देखे हैं। और रिसेप्शनिस्ट से कहती है इन दोनों को बाहर फेंक दो। रिसेप्शनिस्ट कहती है अगर आप दोनों की अपॉइंटमेंट नहीं है आपको जाना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती तुम न्यू है इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रही हो। येंसी कहती ग्रैंडमा मुझे पता है मुझे प्रेसिडेंट से मिलवाना चाहती हो, पर आपको ये सब प्रटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लव करती हूँ। और रिसेप्शनिस्ट कहती है प्रेसिडेंट को बोल दो हमें वैंग विलेज के बारे में बात करनी है। पर शेन्यू येंसिन का हाथ पकड़ के खींचने लग जाती है, निकलो यहाँ से। इधर मिस्टर जिन को थोड़ा अजीब लगता है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस कोई यंग लेडी और ओल्ड लेडी को बुली कर रहा है, तो वो भागता है। येंसिन शेन्यू से अपना हाथ छुड़ा लेती है तो शेन्यू कहती सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। तो शेन्यू शोर मचाने लग जाती है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। वो कहती है पकड़ लो इसे बाहर फेंक दो, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। इतने वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाता है, मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। देन सिक्योरिटी गार्ड उसे छोड़ देते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है प्रेसिडेंट। येंसिन एकदम हैरान, तुम प्रेसिडेंट हो? वो कहता है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और शेन्यू उसकी मॉम से कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की। तो शेन्यू की मॉम कहती है पहले तुम लोगों ने होंग को बिना किसी वजह के फायर किया। असिस्टेंट कहता है बिना किसी वजह के फायर नहीं किया, उसने कंपनी में गोलमाल किए थे और तो और विलेजर्स को भी हर्ट किया। तो मॉम कहती है उसने तो बस अपने लीडर की बात मानी है। तो हैरान कौन लीडर? तो मॉम बताती है कि जिन ग्रुप की सेक्रेटरी फैंग के कहने पे किया उसने ऐसा। वो वैंग विलेज की लैंड के फंड को मिसयूज करना चाहती थी, खुद सारा काम करके इल्जाम होंग पे लगा दिया। फैंग सोचती इन दोनों बेवकूफों ने जो मुझे धोखा दे दिया, मुझे बस पैसे लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जिन तो एकदम हैरान था, फैंग वैंग विलेज के प्रोजेक्ट में गोलमाल कर रही है। मॉम कहती है येंसिन इसमें सब तुम्हारी गलती है, वरना होंग तो अभी तक आराम से बैठा हुआ लग्जरी लाइफ जी रहा होता। प्रेसिडेंट जिन कहता है भले होंग ने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया, पर गलत तो किया है ना, तो गलत की सजा मिलती है। और इस सब का भला येंसिन से क्या लेना देना? तुम लोग येंसिन की फैमिली बनने के लायक नहीं हो, और हमारा जिन ग्रुप होंग को दोबारा कभी हायर नहीं करेगा, तो निकल जाओ यहाँ से। अगर ज्यादा कुछ हरकत की तो शहर में से शेन फैमिली को ही गायब करवा दूंगा। ग्रैंडमा कहती है इन लोगों को इतनी हिम्मत, मेरी ग्रैंड डॉटर ने लॉ को बुली किया था। और सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल कर उन्हें बाहर फेंकवा देती हैं। प्रेसिडेंट जिन येंसिन को समझाने लगा था। वो कहती है क्या बताओगे मुझे, मैं तो विलेज की वाइल्ड गर्ल हूँ ना, भला प्रेसिडेंट को परेशान कैसे कर सकती हूँ। और चली जाती है। ग्रैंडमा कहती तुम खड़े क्या कर रहे हो, उसके पीछे जाओ। वो एक्सप्लेन करने के लिए चाहता है तो येंसिन कहती है प्रोजेक्ट में जो भी गड़बड़ की वो सब फैंग ने की थी ना। वो हाँ करता है। तुम्हारा उसे गोली लेना नहीं था। वो हाँ करता है। फिर कहती है क्या तुम्हें फैंग पे इतना भरोसा था, तुमने चेकिंग भी नहीं की खुद से, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वो कहता मैं विलेजर्स को एक्सप्लेनेशन पक्का दूंगा, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। वो कहती है तुम्हारे पास कितने चांस थे अपनी आइडेंटिटी बताने के, पर तुमने क्यों नहीं बताया? तुम रिच हो ना, और तुम्हें लगा मेरे साथ खेल के तुम्हें मजा आ रहा है। और चली जाती है। ग्रैंडमा मिस्टर जिन को डांटती है कि अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को वापस नहीं लेके आया ना, तो खुद भी घर में मत घुस जाना। प्रेसिडेंट जिन असिस्टेंट को वैंग विलेज के प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है कि फैंग के खिलाफ सबूत ढूंढो, उसे जेल भिजवाना है। इधर फैंग पैसे लेके भाग रही थी, बट उसकी मॉम उसे मार के उसे पैसे छीन के भाग जाती है। असिस्टेंट बताता है कि फैंग ने तो अपनी फॉरेन की फ्लाइट बुक कर ली और वो शायद एयरपोर्ट पे होगी। तो कहता है जाके उसे पकड़ो, मैं तब तक जाके अपनी वाइफ को मनाता हूँ। इधर येंसिन गुस्से में थी, इतना टाइम हो गया अभी तक ना मुझे मैसेज किया है ना मिलने आया। जैसे डोरबेल की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है, और फिर जैसे गेट खोलती है वहाँ पे फ्लावर बुके रखा था। नोट पे लिखा था कि वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कहती है इतनी आसानी से थोड़ी ना करूंगी, थोड़े नखरे भी तो दिखाने पड़ेंगे। इतने वहाँ पर एक टेडी बियर आता है। इनफैक्ट वो मिस्टर जेनी था जो कॉस्ट्यूम पहन के आया होता है, और कहता है प्लीज ये गिफ्ट ले लो। इनफैक्ट वो उसे गिफ्ट में वही वाली क्रिस्टल बॉल देता है जो येंसिन को बहुत ज्यादा पसंद थी। जब वो दोनों ऑनलाइन फ्रेंड थे तब उसने उसको दी थी संभालने के लिए। तो कहती है तुमने अभी तक संभाल के रख रखी है? तो कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से लव करता आ रहा हूँ। वो कहती है पर सब लोग बोलते हैं तुम जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और मैं एक मामूली सी विलेजर। वो कहते तुम कोई मामूली इंसान को थोड़ी ना हो, तुम तो मिरेकल डॉक्टर हो। तो क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पसंद नहीं है? तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मुझे भी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी वहाँ पर येंसिन की फ्रेंड मियामा आ जाती है। तुम दोनों का ये क्या तमाशा चल रहा है? येंसिन पूछती है क्या हुआ, तो मियामा कहती है विलेजर्स पूछ रहे हैं कि उस खड़ूस प्रेसिडेंट का कुछ पता चला। वो कहती है ये सब मत बोलो इसके सामने। बट मियामा तो प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कुछ सुना देती है। बट जब उसे पता चलता है कि येंसिन का हस्बैंड ही प्रेसिडेंट है तो एकदम हैरान कि मैंने वो सब बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, और भाग जाती है। पर बाहर आते उसे कोई किडनैप कर लेता है। फिर फैंग उसे कॉल करती है मियामा मेरे पास है, अगर उसे बचाना है तो 30 मिलियन देके जाओ। वो दोनों पैसे लेके एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, बट असिस्टेंट बताता है कि फैंग तो यहाँ पर आई नहीं है,
क्या पता कहीं आसपास छुपी हो। तो यानसिन कहती है मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, तब तक तुम यहीं रुको। इधर फैंग ने म्याओ को किडनैप कर रखा था और उसके चाकू मारने वाली होती है। तभी वहां पर यानसिन आ जाती है कि पैसे ले लो और उसे छोड़ दो। फैंग कहती है इसके बजाय मैं तुम्हें होस्टेज बनाऊंगी, चलो अपनी रस्सी बांधो। यानसिन रस्सी बांध के उसके पास आती है, बट आपको तो पता ही यानसिन फाइटिंग में एक्सपर्ट है और वो रस्सी खोल के फैंग को दौड़ डालती है। जैसे ही म्याओ की रस्सी खोलने लगी थी, फैंग चाकू उठा के उसके मारने वाली होती है। तभी मिस्टर जिन आकर चाकू हाथ से रोक लेता है और बॉडीगार्ड्स फैंग को पकड़ के ले जाते हैं। यानसिन कहता तुम ठीक तो हो ना? वो कहता वाइफ तुमने मुझे माफ कर दिया। तो वो गुस्सा हो जाती तुमने जानबूझ के ऐसा किया, और वो उसके पीछे चला जाता है। जबकि म्याओ चिल्ला रही थी अरे जिसे बचाने आया था उसे तो बचा के ले जाओ। ये दोनों लवर्स भी ना। यानसिन अभी भी गुस्सा थी और प्रेसिडेंट जिन उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है बेचारा, बट वो गुस्से से आ रही होती है। तभी आवाज सुनते कोई बेहोश हो गया तो भाग कर आती है। वो मिस्टर जिन नहीं था, कोई और लड़का था। यानसिन उसके एक्यूपंक्चर से इलाज करने लगी थी, बट उसकी वाइफ को उस पर यकीन नहीं होता कि अगर मेरे हस्बैंड कुछ हो गया कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो मिस्टर जिन कहता है मैं यानसिन का हस्बैंड हूँ और जिनको को प्रेसिडेंट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यानसिन को भी एहसास हो जाता है कि उसके हस्बैंड को उस पर कितना भरोसा है और वो एक्यूपंक्चर से उस पेशेंट को ठीक कर देती है। वो अभी भी मुंह फुला के जा रही थी तो कहता है मेरी वाइफ तो इतनी फेमस मिरेकल डॉक्टर है, भला मैं उसके लायक कहाँ हूँ। तो वो हंसने लग जाती है। वो कहता भला मैं अपनी वाइफ के बिना क्या करूंगा। वो कहती सच में तुम मेरी बात मानोगे? तो कहता और नहीं तो क्या, मेरी वाइफ जो बोलोगी सब मानूंगा और कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। और फिर बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी वैंग विलेज को कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ ठीक करवा दिया है। तो वैसे तुम्हें वो होटल में छोड़नी हो ना जो मुझे पकड़ने आई थी, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो कहती है हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। देन वो हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो कहता है चलो घर चलते हैं जल्दी से, पिछली बार उस रात को तुम कितनी ज्यादा एक्टिव थी। तो वो उसे मारने भागती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।